एक देश एक चुनाव की चर्चा इस समय काफी जोरों में है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार यह बहस का मुद्दा रहा है। कुछ राजनीतिक पंडितों के ज्ञान के आधार पर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा आज हम आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक देश एक चुनाव प्रणाली का अर्थ होता है कि मतदाता एक ही दिन में चरणबद्ध तरीके से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए अपना वोट डाल सकेंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। भारत में विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराना कोई नया विचार नहीं है। भारत में इससे पहले 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित हो चुके हैं। 1968-69 के बीच कुछ विधानसभाओं के समय से पहले विघटन होने के कारण इस प्रणाली को बंद कर दिया गया था। इसके बाद से भारतीय चुनाव प्रणाली में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव आयोजित होते हैं। चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1983 में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद चुनाव आयोग की एक वार्षिक रिपोर्ट 1983 में एक साथ चुनाव कराने का एक विचार प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 1999 में विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने का समर्थन किया था। अभी कुछ वर्षों पहले वर्ष 2018 में विधि आयोग ने एक साथ चुनावों के कार्यान्वयन का समर्थन करते हुए एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें एक देश एक चुनाव के लिए चुनावी कानूनों में बदलाव की सिफारिश की गई थी। इसमें एक साथ चुनाव कराने से संबंधित कानूनी और संवैधानिक बाधाओं और समाधानों की जांच की गई थी। विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि एक साथ चुनाव केवल संविधान में कुछ संशोधन करने के बाद ही संपन्न किए जा सकते हैं। साथ ही कम से कम 50% राज्यों को इन संवैधानिक संशोधनों की पुष्टि करनी होगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यदि एक देश एक चुनाव हमारे देश में कार्यान्वित होता है तो हमें संविधान के किन किन अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। सबसे पहले हमें अनुच्छेद 83 में, जिसमें संसद के सदनों की अवधि से संबंधित बात की गई है, उसमें संशोधन करना होगा। साथ ही अनुच्छेद 85 में संशोधन करना होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित बातें की गई हैं। इसी प्रकार राज्य विधानसभाओं से संबंधित अनुच्छेद 172 में संशोधन करना होगा, जिसमें राज्य विधानसभाओं की अवधि के बारे में बात की गई है। इसी तरह अनुच्छेद 174 में, जिसमें राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित बातें की गई हैं, उसमें भी संशोधन करना होगा। इसके अलावा एक प्रमुख अनुच्छेद 356, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित बात की गई है, उसमें भी कुछ न कुछ संशोधन करना होगा। इसके बाद एक प्रमुख अधिनियम है जिसे हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नाम से जानते हैं। इसमें भी कुछ संशोधन करने होंगे। इसमें सबसे पहला संशोधन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 2 में एक साथ चुनाव की परिभाषा को शामिल करने के साथ संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल की स्थिरता के प्रावधानों से संबंधित संशोधन करने होंगे। साथ ही एक साथ चुनाव के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का पुनर्गठन भी करना होगा। एक देश एक चुनाव के पक्ष में कुछ राजनीतिक पंडित इसके पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। एक नजर उस पर डाल लेते हैं। एक देश एक चुनाव से चुनावी लागत में कमी आएगी। अलग अलग समय में होने वाले चुनावों से सरकार को समय, श्रम और वित्तीय लागतों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव एक साथ करने से मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगी। ऐसे ही कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों के कारण लगभग साल भर कहीं न कहीं सुरक्षा बलों की नियुक्ति करनी होती है। एक साथ सभी चुनाव संपन्न हो जाने से सुरक्षा बलों को अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बेहतर तरीके से तैनात किया जा सकता है। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो बार बार होने वाले चुनाव देश भर में जाति, धर्म और सांप्रदायिक मुद्दों को चर्चा में रखते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए एक नकारात्मक पक्ष है। अलग अलग समय पर होने वाले विभिन्न चुनावों के कारण राजनीतिक वर्ग दीर्घकालिक कार्यक्रमों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की जगह तत्काल चुनावी लाभ के संदर्भ में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया में बड़ी संख्या में शिक्षकों सहित लोक सेवकों की व्यस्तता के कारण नियमित अंतराल पर होने वाले चुनाव आवश्यक सेवाओं के वितरण में बाधा डालते हैं। एक देश एक चुनाव के साथ चुनाव में होने वाला खर्च भी कम हो जाएगा, जिससे चुनाव अभियान के दौरान छोटे दलों को भी बड़े दलों के समान अवसर उपलब्ध होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात,
आदर्श आचार संहिता जो सरकार को नई योजनाओं की घोषणा करने, चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना कोई भी नई नियुक्तियां, स्थानांतरण और पोस्टिंग करने से रोकती है, के कारण इससे सरकार के सामान्य कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। एक साथ सभी चुनाव संपन्न होने से आदर्श आचार संहिता के लागू होने की अवधि में भी कमी आएगी। इसके बाद कुछ राजनीतिक पंडितों ने इसके विपक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं, एक नजर उन पर भी डालते हैं। एक साथ सभी चुनाव का विरोध करने वाले दलों के बीच चिंता का प्राथमिक कारण संवैधानिक गड़बड़ियां और संघ विरोधी परिणाम है। इसके अलावा कुछ विपक्षी दल यह भी मानते हैं यह अवधारणा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संघीय प्रकृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। साथ ही राष्ट्रीय चुनावों में राष्ट्रीय हितों के मुद्दे प्राथमिकता में होते हैं, जबकि राज्य चुनाव स्थानीय मुद्दों से संबंधित होते हैं। एक साथ चुनावों के कारण राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दों पर हावी हो सकते हैं। नियमित चुनावों के कारण सरकार लोगों की इच्छा को सुनने के लिए बाध्य होती है। सभी चुनावों के एक साथ संपन्न होने के कारण सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही में कमी आएगी। इसके अलावा कुछ और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए कुछ विचारकों का कहना है, सरकार को वापस बुलाए जाने के डर के बिना एक निश्चित कार्यकाल का प्रावधान निरंकुश प्रवृत्तियों को जन्म दे सकता है। एक देश एक चुनाव के लिए चुनाव प्रणाली को संशोधित करने का अर्थ लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा को व्यक्त करने की इच्छा के साथ छेड़छाड़ करना होगा।